नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आप सभी लोग हमसे लगातार मैथ्स की मैराथन की मांग कर रहे थे। मित्रों, मैथ्स को लेकर के मैं मैराथन वीडियो शूट किया था, लेकिन किसी कारणवश आधा डिलीट हो गया था। इस वजह से मैं इसे क्विक रिवीजन का नाम दे करके 3-4 पार्ट में वीडियो आपको देने को कहा था। आज मैं आपको मात्र एक वीडियो ही दे करके आज एक क्विक रिवीजन वाली श्रृंखला को समाप्त कर देता हूं। इससे पहले आपको 2 वीडियो मिल चुकी है, या लास्ट वीडियो होगा। मित्रों, मेरे क्विक रिवीजन का सीधा सा उद्देश्य यह है कि आपकी परीक्षा में कितने लो लेवल का सवाल आने वाला है यह आपको बताने वाला हूं। और जो आपके सीरीज में क्वेश्चन दिए गए हैं, जो आपको लगते हैं बहुत तगड़े क्वेश्चन हैं, निश्चित तौर पे वो तगड़े वाले क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर को देखिए और मेरे जो भी क्विक रिवीजन जा रहा है इसको देखिए। और पहले अगर आपने हमारी वीडियोज से पढ़ाई किया है तो बहुत आप अच्छा कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग कहेंगे तो मैं आपको 1-2 प्रैक्टिस सेट और करवा दूंगा, जो तगड़े वाले सवाल होंगे, तगड़े वाले सवाल जो कि आ सकते हैं। ठीक है, करवा दूंगा। देखिए मित्रों, आज आपको समुच्चय से मैं शुरुआत करता हूँ कि समुच्चय क्या होता है और कैसे होता है। मित्रों, समुच्चय किसे कहते हैं मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं है। समुच्चय कहते किसे हैं, बस इतना समझिए। समूह, एक समूह में जो बंद कर दिया जाता है उसे हम समुच्चय कहते हैं। ठीक है, समूह में बंद अवयवों को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। और समुच्चय को ऐसे हम प्रदर्शित करते हैं, इसे आप सभी लोग जानते हैं। समुच्चय को निश्चित तौर पे अमूमन 2 तरीके से हम विभाजित करते हैं। एक को कहते हैं परिमित समुच्चय, एक को क्या कहते हैं? परिमित समुच्चय। एक को अपरिमित समुच्चय कहते हैं। परिमित और अपरिमित समुच्चय में अंतर समझ लीजिएगा। परिमित समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें हम जो उसके अवयव होते हैं, समुच्चय के अंदर जो समूह के अवयव होते हैं वो समूह निश्चित होते हैं, उसे हम परिमित कहते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि प्रथम 5 सम संख्याओं का समुच्चय, प्रथम 5 सम संख्याओं का समुच्चय। तो आप सभी लोग जानते हैं प्रथम 5 सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी। तो आप सभी लोग जानते हैं 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और 10 होगा। ये परिमित है। क्यों परिमित है? क्योंकि निश्चित है कि प्रथम 5 सम संख्याएं निश्चित है, 2, 4, 6, 8, 10 होगा, इससे अतिरिक्त नहीं होगा। और यहीं पर अगर मैं कह दूं कि सभी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। अब मैंने कहा कि सभी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, तो निश्चित तौर पे आप सभी लोग जानते हैं कि पूर्ण संख्याओं की शुरुआत किससे होती है? 0 से होती है। और प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत किससे होती है? 1 से होती है। आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? तो 0 होती है। सबसे बड़ी छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। ठीक है, तो 0, 1, 2, 3, 4 सभी कह दिया गया, अर्थात हम इसे कहीं भी इनकाउंट नहीं कर सकते हैं। ... इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ठीक है, तो परिमित और अपरिमित समुच्चय में आपने अंतर समझ लिया। आपसे कहा जाए कि महीने के प्रथम 6 महीने का समुच्चय यह परिमित समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से प्रथम 5 भारतीय प्रधानमंत्रियों का समुच्चय यह परिमित समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि प्रथम जो 5 भारतीय प्रधानमंत्री निश्चित हैं, उनके अतिरिक्त कोई दूसरा हुआ नहीं है। तो परिमित और अपरिमित समुच्चय आपने समझ लिया। अब आगे मैं बात करता हूं मित्रों, समुच्चय अनेक, मतलब कि समुच्चय के प्रकारों की तुलना तो मैं यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ। कितने समुच्चय होते हैं, कैसे होते हैं, इसके लिए डिटेल में समुच्चय की क्लास मैंने 1-2 क्लास लिया है, उसे आप देख लीजिएगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको केवल इतना बताने वाला हूँ कि समुच्चय से कैसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। जैसे आप देख लीजिए, एक समुच्चय होता है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय में क्या होता है? ऐसे समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव पाया जाता है उसे क्या कहेंगे? एकल समुच्चय कहेंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, जिसमें केवल एक अवयव पाया जाता है उसे हम एकल समुच्चय कहते हैं। मित्रों, एक होता है शून्य समुच्चय। शून्य समुच्चय कहते हैं, या इसे हम रिक्त समुच्चय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय। मित्रों, रिक्त समुच्चय जो होता है इसे हम केवल इसी से प्रदर्शित करते हैं। इसके बीच में हम कुछ नहीं लिखते हैं, केवल 2 मंझला ब्रैकेट लगा देते हैं, इससे ही प्रदर्शित करते हैं। या तो हम इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे फाई से। आपसे पूछा जा सकता है, बताइए क्या 0 एक रिक्त समुच्चय है? अगर समुच्चय के अंदर, समुच्चय के ब्रैकेट के अंदर कोई भी संख्या लिख दी गई हो, चाहे वह 0 ही क्यों ना लिख दिया गया हो, यह हमेशा रिक्त समुच्चय नहीं होगा। रिक्त समुच्चय नहीं होगा। एक ऐसा समुच्चय होगा क्योंकि इसमें एक अवयव है, इस वजह से इसे हम एकल समुच्चय कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मित्रों समुच्चय। आप लोगों ने जो आपको जानना था समुच्चय के बारे में, निश्चित तौर पे जो बेसिक का समुच्चय है आपने समझ लिया। अब आगे बात करते हैं मित्रों, जो जैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। समुच्चय में जो
क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आपसे परीक्षा में, आपकी परीक्षा में एक तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा जो मैं आपको कराने वाला हूँ। कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको मैं कराता हूँ। देखिए, यदि समुच्चय ए बराबर दिया गया है 1 3 5 7, ठीक है, और समुच्चय बी बराबर दिया गया है 2 4 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ए समुच्चय में दिया गया है 1 3 5 7, या ऐसे भी कह सकता है ए बराबर एक्स एंड एक्स इज सच दैट एक्स इज सच दैट प्रथम चार विषम संख्याओं का समुच्चय, प्रथम 4 विषम संख्याओं का समुच्चय। अगर ऐसे भी दिया रहे तो आप डायरेक्ट समझ सकते हैं कि प्रथम 4 विषम संख्या कौन सी होगी, यही होगी ना 1 3 5 7, मतलब ए का मान कितना आएगा 1 3 5 7, भी दिया गया है 2 3 4 5 6 7, जो आपकी सेमेस्टर की परीक्षा में आने वाला है। निश्चित तौर पे आपकी सेमेस्टर की परीक्षा में पूछा जाएगा ए यूनियन बी का मान बताइए। मित्रों, ऐसा लगाया रहे, यू की तरह बना रहे तो इसका मतलब होता है यूनियन। ए यूनियन बी का मान आपसे पूछा जाए तो जो दोनों में कॉमन है उसे हम लेंगे, जो दोनों में कॉमन है उसे एक बार लेंगे, जो नहीं है उसको लेंगे ही लेंगे। जैसे दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 3, दोनों में कॉमन क्या है 3 को एक ही बार लेंगे, ठीक है। उसके बाद दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 5 कॉमन है, 5 को एक ही बार लेंगे। दोनों में 7 कॉमन है, 7 को एक ही बार लेंगे। उसके बाद ऊपर बच रहा है 1, नीचे बच रहा है 2, यहाँ पर बच रहा है 4, यहाँ पर बच रहा है 6। जो कॉमन है उसको एक बार लेंगे। यूनियन में ध्यान रखिएगा, यूनियन में क्या करेंगे, जो कॉमन है उसको मात्र एक बार लेंगे और जो बच रहा है उसको भी शामिल करेंगे, ठीक है। यूनियन में यही होता है। और अगर आपसे कह दिया जाए ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात कीजिए, ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात करिए, इसे हम यूनियन बोलते हैं, संघ बोलते हैं, इसे हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो यूनियन और इंटरसेक्शन में क्या अंतर होता है, आपसे क्वेश्चन में अगर कहा जाए यूनियन और इंटरसेक्शन में अंतर होता है, यूनियन में जो कॉमन है उसे तो लेंगे ही लेंगे और जो बच रहा है उसको भी लेते हैं, लेकिन इंटरसेक्शन में जो कॉमन है मात्र वही लेने वाले हैं। यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ पे 5 कॉमन है और यहाँ पे 7 कॉमन है और बाकी कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। इस वजह से अगर इंटरसेक्शन की बात की जाए 3 5 7 होगा और यूनियन की बात की जाए 3 5 7 1 2 4 6 होगा, ठीक है। तो आपकी सेमेस्टर की परीक्षा में एक क्वेश्चन 100% पूछा जाने वाला है। क्या कौन सा क्वेश्चन, समुच्चय में यूनियन और यह वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो आपसे उम्मीद करता हूं ये चीज़ आपने समझ लिया है। अब जो है देखिए, मैं जो चीज़ें पढ़ा रहा हूं वो पूरी SCERT से पढ़ा रहा हूं, इससे बाहर नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, क्विक रिवीजन में। और वहां पर जो है साहित्य वगैरह की क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में आए हैं क्लासेज वाले में मैंने आपको कराया है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं मित्रों, किसकी बात करते हैं, समुच्चयों की संख्या। ये सबको आपको मैंने बताया है, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। ध्यान रखिए, आपकी परीक्षा में केवल यूनियन और इंटरसेक्शन से सवाल आएगा और बाकी परिमित और अपरिमित समुच्चय से क्वेश्चन बन सकता है और आपसे एकल और रिक्त समुच्चय के बारे में जानकारी ले सकता है। बाकी अगर आपको समुच्चय को अच्छे से जानना है, मैंने क्विक रिवीजन में वो चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो कि आने की संभावना है, अच्छे से जानना है तो क्लास को जा करके 20-20 मिनट का क्लास है, एक बार आप उसे जरूर देख लेना, ठीक है। बाकी यहीं पर मैं समुच्चय को समाप्त करता हूँ। आगे मैं आपसे क्विक रिवीजन में आता हूँ, सर्वनिष्ठ गुणनखंडों के ऊपर चर्चा कर लेता हूँ, गुणनखंड कैसे निकालते हैं। वैसे गुणनखंड जितने आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी परीक्षा में आने वाला है, मैं आपको गुणनखंडों के कुछ फार्मूले से अवगत करा देता हूं जो कि आपकी परीक्षा में 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा। जैसे एक क्वेश्चन आएगा a² + b² + 2ab वाले फार्मूले से, एक क्वेश्चन आएगा a² + b² - 2ab वाले फार्मूले से, एक क्वेश्चन आएगा a² - b² वाले फार्मूले से, ठीक है। a² - b² बराबर होता है a + b, एक ब्रैकेट में a - b होता है और इसका मतलब कितना होता है, a - b का होल वर्ग होता है, ये होता है a + b का होल वर्ग होता है। ये फार्मूला आपने कक्षा 6ठी से याद किया होगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं लेनी है। एक जो आपकी परीक्षा में आने वाला है, उभयनिष्ठ लेकर के गुणनखंड करना, उभयनिष्ठ लेकर के
गुणनखंड करना। आपकी परीक्षा में 100% जो गुणनखंड वाला सवाल आएगा यही आएगा, उभयनिष्ठ लेकर के गुणनखंड करना। जैसे कि मैं आपसे एक सवाल बता देता हूँ, सवाल क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपसे मैं सवाल बताता हूँ, 27 a स्क्वायर बी, 27 a स्क्वायर बी प्लस 18 ए बी स्क्वायर, ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में अगर आता है, इसका गुणनखंड आपको करना है। तो उभयनिष्ठ लेकर के गुणनखंड करना, आपकी परीक्षा में 100% सवाल यही आने वाला है। और यहाँ से एक आध सवाल पूछ सकता है। दोनों में देखिए 18 और 27 में कौन सा कॉमन है? 3 कॉमन है, क्योंकि 3 से दोनों संख्या कट जाएंगी। ए स्क्वायर और ए में ए कॉमन है, बी स्क्वायर और बी में जो है बी कॉमन है। यहाँ पे बच जाएगा 3 9 27, 9a और यहाँ पर बी बच जाएगा 9a, बी से बी कैंसिल हो जाएगा भाई, 9a बचेगा और प्लस 3 छक्का 18, 6b बचेगा। ठीक है, यही बचेगा। 3a भी कॉमन ले लेंगे, 3 9 27, 9a बचेगा और वहाँ पर जो है 6b बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत आपको? देखिए एक सवाल मैं और आपको दे देता हूँ, आपको ये सवाल कर लेना है। जो मैं सवाल देता हूँ आपको ये कर लेना है। गुणनखंड की सहायता से सरल करना है। एक सवाल है 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर बटे 4x प्लस 4y, इसको हल कर लेना है आपको। ठीक है, और एक सवाल मैं देता हूँ 64 a स्क्वायर माइनस 225 b स्क्वायर, आपको इसे हल कर लेना है। इसे आप लिख सकते हैं 8a का होल वर्ग माइनस 25, 15 15 हम 225 होता है, 15 b का होल वर्ग। इसे a मान लीजिएगा, इसे b मान लीजिएगा। ठीक है, इसे a मान लीजिएगा, इसे b मान लीजिएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला जो होता है उसे लगा दीजिएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा क्या करना है आपको, 3 कॉमन ले लेना है ऊपर से। यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा और यहाँ पर जो है 4 कॉमन ले लीजिएगा, एक्स प्लस वाई बचेगा। अब यहाँ ऊपर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 3 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई आप लिख सकते हैं, है ना। और नीचे क्या लिख सकते हैं, 4 एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, 3/4 एक्स माइनस वाई, इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों सवाल आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। ठीक है, और देखिए एक सवाल जो है गुणनखंड में ये आ सकता है आप वाले में कि 100 स्क्वायर आपसे क्वेश्चन बना सकता है कि 101 गुणे 55, 101 गुणे 55 धन 99 गुणे 55, आपको इसे हल करना है। ठीक है, आपको इसको हल करना है। मैं आपको होमवर्क देता हूं, आपको इसे हल करना है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सवाल बताए। इसमें सबसे पहले दोनों में 55 कॉमन ले लेना है और यहाँ पर बचेगा 101 धन, यहाँ पे बचेगा 99। अब आपको इसको हल कर लेना है। आप इसको कैसे हल करना है, 55 यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पर एक मझला ब्रैकेट लगा देना है। 100 + 1 लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा प्लस बीच में। ठीक है, यहाँ पर 100 + 1, यहाँ प्लस करके यहाँ पर लिख दीजिएगा 100 - 1, 100 - 1। अब इसको हल करके आपको मुझे उत्तर बताना है। ठीक है, और डायरेक्ट भी आप यहाँ पे कुछ मत करिएगा, क्योंकि 100 + 1 करेंगे प्लस 100 - 1 करेंगे तो क्या कौन सा उत्तर आएगा भाई, उत्तर ही नहीं आएगा। ठीक है, फिर भी वही काम करना है, a + b a - b नहीं, फार्मूला नहीं बनेगा। डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख दीजिएगा 55 गुणे 101 और 99 करेंगे 200 हो जाएगा। 55 और 200 का गुणा कर दीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 101, इसे 100 + 1 100 - 1 करने का कोई उद्देश्य ही नहीं है। आगे मैं एक सवाल आपको और देता हूँ, जो सवाल आपको कर लेना है, ये CRT का सवाल है। ये सवाल आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। a + b का होल वर्ग माइनस a - b का होल वर्ग, इसको आपको करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, और एक सवाल मैं और देता हूँ, 25 a - 5b का होल वर्ग माइनस 4 a - 3b का होल वर्ग, इसको आपको करना है। ठीक है, इन दोनों सवालों को आपको करना है। अगर ये CRT, देखिए मैं इन सवालों पर प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूं, क्योंकि अगर ये सवाल हो सकता है, ये CRT का कोई सवाल गलत भी होता है। ध्यान रखिएगा, अगर सवाल आपको हल नहीं होते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं सवाल सही ही हो सकता है, कहीं गुणा भाग में गलती हो, है ना। तो ऐसे ही सवाल, जैसे देखिए इसका बताने का उद्देश्य क्या है कि ऐसे ही सवाल आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, इससे कठिन सवाल नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए गुणनखंड हो गया ना। अब मैं आपको बता देता हूँ भाग। ठीक है, एक भाग मैं आपको समझा देता हूँ, भाग, जो कि एक भाग समझाने के बाद आपको 100% तो सवाल आ जाएगा। एक भाग मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि आपकी परीक्षा में एक भाग 100% आने वाला है।
जैसे एक छोटा सा सवाल ले लीजिए, कौन सा है, एक सवाल ले लीजिए आप, 10x की घात 3 10x की घात 3 माइनस 39 x की घात माइनस 39 x की घात 2, ठीक है, प्लस 41x माइनस 15 भागे 2x ऋण 5, आपको भाग देना है। ठीक है, देखिए भाग देते समय क्या ध्यान देते हैं, मैं आपको भाग बहुत इत्मीनान से बता रहा हूँ, 2 मिनट का समय लूँगा, निश्चित तौर पे आपको आ जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले पहली संख्या को देखते हैं, उसके बाद इसकी भी पहली संख्या को देखते हैं। ठीक है, इसकी पहली संख्या को देखिए, इसकी पहली संख्या को देखिए, पहला संख्या नहीं पद बोलते हैं, लेकिन मैं आपको केवल समझाने के लिए संख्या बोल रहा हूँ। यहाँ 2x है, यहाँ पे 10x की घात 3 है। अब पहले अंकों का भाग दे लीजिए, 2 का पहाड़ा 10 में क्या पढ़े कि 10 हो जाए, आप कहेंगे भैया 5 बार पढ़ना है, डायरेक्ट यहाँ पे 5 लिख दीजिए। अब एक कहानी आपका खत्म हो गया कि 2 पचे 10 होता है। अब यहाँ पे x है और यहाँ पे x की घात 3 है, आपको ऐसा सेट करना है कि 10x की घात 3 आ जाए, मतलब यहाँ पर तो 10 पहले से आपने ला लिया 5 बार ले जा करके। अब यहाँ पर x ऑलरेडी 1 है, यहाँ पर x की घात 3 है, तो आपको x की घात 3 बनाना है। तो निश्चित तौर पे अगर आप यहाँ पे x स्क्वायर रख देंगे तो आपका x की घात 3 बन जाएगा। अब यहाँ पे जो संख्या आप लाते हैं पहली संख्या को काटने के उद्देश्य से, पहली संख्या को काटने के उद्देश्य से जो हम यहाँ पे भागफल लेकर के आते हैं, अब इसी भागफल का दोनों में गुणा करते हैं इनमें। ठीक है, तो 5 का 2 में गुणा करेंगे 5 दूनी 10, x स्क्वायर का x में गुणा करेंगे x की घात 3 माइनस। ठीक है, अब इसका देखिए 5 का जो है यहाँ पर 5 है ना, यहाँ पर 5 भैया, 5 पच्चे 25 x की घात 2 हो जाएगा ना, यही करेंगे। ठीक है, हमेशा आपका निगाह दूसरे पद पर नहीं होना चाहिए, पहले पद पर होना चाहिए, पहली बात ध्यान रखिएगा। घटाते समय नीचे के चिन्ह बदल जाते हैं, कट गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्लस 25 है, यहाँ पे माइनस है, अगर एक प्लस एक माइनस है तो हमेशा घटता है, और 25 में से 39 को घटाएंगे तो 25 10 35 14 39 आप कर लीजिएगा, तो 14 x की घात 2 आ जाएगा। ठीक, प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, आप कहेंगे भैया माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ा है, माइनस 39 है, माइनस का आ गया माइनस 14x की घात 2 प्लस 41x। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे अगर माइनस है, ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पे आप माइनस लिख दीजिएगा। कारण क्या है, कारण यह है कि हमको पहली संख्या को काटना है, पहली संख्या को काटने के लिए यहाँ इसकी पहली संख्या को देखना है, और जो आया है इसकी पहली संख्या को देखना है। ये पहली संख्या प्लस में है, ये पहली संख्या माइनस में है, तो अगर काटना है तो यहाँ पे माइनस करना ही पड़ेगा, और या तो यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे आप डायरेक्ट माइनस कर दीजिएगा। ठीक, माइनस हो गया। अब देखिए 2 का पहाड़ा 14 में पढ़ लीजिए, 2 सत्ते 14 होता है, 7 हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक x है और हमें x की घात 2 बनाना है। कितने x की घात 2 बनाना है, मतलब एक x हमारे पास है, यहाँ पर 2x है, तो कितने x हमारे पास कम पड़ रहे हैं, एक x हमारे पास कम पड़ रहा है। एक x अगर हम यहाँ पर लेके चले आते हैं तो जो 7x यहाँ पर आया है, अब इस 7x को हम इसमें टैली मतलब गुणा करा लेंगे। 7 दूनी 14, x का गुणा x की घात 2 और 7 का गुणा 2 में 7 दूनी 14, तो 14x की घात 2 हो जा रहा है। अर्थात मैंने जो भी कार्यक्रम संपादित किया है वो सही है, मतलब a माइनस है a प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 14x स्क्वायर, a माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 7 पचे 35x। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, a प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। पहली को हमें काटना है, इसी दिमाग के साथ हम प्रश्नों को हल करते हैं। a प्लस है, माइनस है तो कटेगा, क्या होगा, घटेगा। 11 में से 5 गया 6x, प्लस का कि माइनस का, आप कहेंगे भैया प्लस का, क्यों, क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी है। ठीक है, तो प्लस 6x हो जाएगा, अगली संख्या उतार लेंगे -15 उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पे 6x है, और यहाँ पे प्लस है तो ऑलरेडी प्लस ही लगाएंगे, जो यहाँ पर है वही लगाना है। क्यों लगाना है मैंने पहले बता दिया आपको, क्योंकि बाद में गुणा करके पहली संख्या को काटना हमारा उद्देश्य होता है। तो 2 का पहाड़ा आप पढ़िए 6 में, तो आप कहेंगे भैया 3 बार जाएगा, और अब यहाँ पर एक x है, यहाँ पर एक x है, क्या कि एक को x बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पे x है। अब अगर हम जैसे ही इसका गुणा कर लेंगे, इसका हम डायरेक्ट गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6x, हमारा पहली संख्या तो कट जाएगा। अब दोबारा से हमको x करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 2 तिहाई 6x हो गया, प्लस माइनस गुणा माइनस, 3 पचे 15। अब यहाँ पर देखिए प्लस हो गया, यहाँ पर देखिए माइनस हो गया, एक कट गया, उत्तर कितना आ गया, उत्तर आ गया 5x का घात 2 माइनस 7x प्लस 3। इसका जो है भागफल आ गया, ऐसे आप लिख दीजिएगा, भागफल बराबर इतना
और आपसे अगर शेषफल भी पूछे तो शेषफल आप लिख दीजिएगा शेषफल बराबर 0। ठीक है, ये सीआरटी का सवाल है, हो सकता है अगर भगवान ने साथ दिया तो यही सवाल आपकी परीक्षा में आ जाएगा। ठीक, चलिए एक सवाल और, आप जो है जितने भाग के क्वेश्चनों पर जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आप सबल रहेंगे। ये सवाल आपको केवल बता रहा है कि ऐसे ही सवाल आपकी परीक्षा में आने वाला है। ठीक भैया, है ना। चलिए, तो कितने मिनट का वीडियो हो गया? 20 मिनट का वीडियो हो गया। ठीक है, मैं आपको सवाल देता हूं, आपको हल करना है इसे। 6x की घात 5 प्लस माइनस 28x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 9, इसमें आपको भाग देना है 2x स्क्वायर माइनस 6 से भाग देना है आपको। भाग दीजिएगा, शेषफल बताइएगा। ठीक, अब दूसरा सवाल आप देख लीजिए। 34x माइनस 22x की घात 3 माइनस 12x की घात 4 माइनस 10x स्क्वायर माइनस 75 में भाग किससे देना है आपको? भाग देना है 3x प्लस 7 से। ठीक है, देखिए जब ऐसे सवाल आपको दे दिए जाए तो आप पहले इसे अरेंज कर लीजिएगा। अरेंज किस में करना है? सबसे पहले आपको बड़ी घात ले लेना है। ठीक है, बड़ी घात लेकर के ही सवाल हल करिएगा। सबसे पहले माइनस 12x की घात 4 माइनस 22x की घात 3, उसके बाद माइनस 10x स्क्वायर प्लस 34x माइनस 75, फिर भाग दीजिएगा 3x प्लस 7 से, तब भाग देना है। अब देखिए इसे भाग देते समय क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, हमको माइनस बनाना है। हमारा दिमाग क्या है? माइनस बनाना है। डायरेक्ट यहाँ पे माइनस करिएगा। 3 का 12 में 3 चौका 12, यहाँ पे x 1 है, यहाँ पे x की घात 3, यहाँ पे x की घात 4 बनाना है, यहाँ पे x की घात 4 बनाना है। तो यहाँ पे एक x ऑलरेडी है, हमको क्या करना पड़ेगा? x की घात 3 बनाना पड़ेगा, तब माइनस 4x की घात 3 हो गया। अब इसका गुणा कर देंगे, 4 तिहाई 12x की घात 4 माइनस प्लस माइनस 4 सते 28 x की घात 3। अब इसको आगे हल करेंगे इसी तरीके से। ठीक है, तो अगर ऐसे सवाल दिए रहे जिसमें जो है घात जो है उलट पलट करके लिखा गया हो, सबसे पहले आप उसे सेट करिएगा। पहले बड़ी घात, उसके बाद छोटी घात, उसके बाद उससे छोटी घात, उसके बाद लास्ट में जो है अचर संख्याओं को रखते हैं। ठीक है, इस तरीके से पहले सवाल को सेट कर लीजिएगा। ठीक है ना भैया। चलिए अब आगे बात करते हैं मित्रों, जो आपकी इकाई 13 है। इकाई 13 में दिया गया है आंकड़ों का वर्गीकरण। ठीक है, आंकड़ों का वर्गीकरण में समांतर माध्य दिया गया है। मात्र समांतर माध्य आपकी इस क्वेश्चन में दिया गया है। समांतर माध्य, समांतर माध्य को हम अगर यूं कहें तो समांतर माध्य को हम क्या कहते हैं? इकाई 13 ये है। ठीक है, इकाई 13 समांतर माध्य को हम औसत भी बोलते हैं। ठीक है, औसत भी कह देते हैं। समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। इसका मतलब क्या है? समांतर माध्य का अगर एक फार्मूला और बताएं, अगर आपसे समांतर माध्य बराबर पूछा जाए, इसका मतलब है पदों का योग बटे पदों की संख्या। और आपसे कहा जाए, आपसे अगर एक क्वेश्चन कहा जाए कि प्रथम 5 सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? आपसे ऐसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो प्रथम 5 सम संख्या जो होती है 2, 4, 6, 8 और 10 होता है। 2, 4, 6, 8 और 10 होता है। अब इसको ऐड कर लीजिए 2, मतलब ऐसे लिखिएगा समांतर माध्य बराबर पदों का योग। ऐसे सवाल आपको हल करना, पदों का योग बटे पदों की संख्या। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 बटे 5। अब पदों को जब आप जोड़ेंगे 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30, 30 बटे 5 मतलब 6 आ गया। तो समांतर माध्य प्रथम 5 सम संख्याओं का समांतर माध्य कितना आएगा? 6 आएगा। एक क्वेश्चन तो ऐसे आपसे पूछा जाता है। एक क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है जो कि आपकी परीक्षा में आने वाला है, क्या आने वाला है कि वर्गीकृत क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में आने वाला, मैं उसको बता देता हूँ। निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य, यही आपसे पूछा जाएगा। इससे बाहर कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करो। ठीक है, ज्ञात करना पूछा जाएगा। जैसे पद दिया रहेगा और बारंबारता दिया रहेगा। ठीक है, पद और बारंबारता दिया रहेगा।
पद में क्या दिया गया है? 4, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक है, पद में दिया गया है 4, 6, 10, 8, 12, 14 और बारंबारता में दिया गया है 3, 4, 2, 2, 6 और 8। ठीक है, तो आपको करना क्या है, मैं आपको करने का ट्रिक मतलब बता देता हूं आपको कैसे कैसे करना है। वैसे आप सभी जानते हैं, जो आपकी परीक्षा में आने वाला है निश्चित तौर पे बस यही आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, एक पॉइंट मैं और आपको बताऊंगा, हो सकता है बहुविकल्पी में पूछ ले। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है, नीचे आ रहा है ना, यहाँ पे एक जगह पे लिखना है पद। इसे पद को जो है हम किससे प्रदर्शित करते हैं? यक्स से। पद को एक्स से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद बारंबारता यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद बारंबारता लिखना है। बारंबारता को हम एफ से प्रदर्शित करते हैं और उसके बाद यहाँ पे एफ एक्स कर देना है। ठीक है, एफ एक्स कर देना है। पद क्या है? पद है 4, 6, 8, 10, 12, 14। इस तरीके से आप सवाल हल करिएगा, ऐसे 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 4, 6, 8, 10, 12, 14। बारंबारता क्या है? 3, 4, 2, 2, 6 और 8। यहाँ पर देखिए एफ एक्स मतलब दोनों का गुणा करना है। 4 तिहाई 12, 4 छक्का 24, 8 दूनी 16, 10 दूनी 20, उसके बाद 12 छक्के 72, उसके बाद 14 आठे 112। ठीक है, अब आपको मैं काम देता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है। समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यही होता है ना। तो सिग्मा एफ एक्स का मतलब, सिग्मा का मतलब क्या होता है? जोड़। अब जो एफ एक्स आया है इन सबको आप ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद जो एफ है मतलब जो बारंबारता है इसको ऐड करिए। 3, 4, 7, 7, 2, 9, 9, 2, 11, 11, 6, 17, 17, 8, 25। तो जो सिग्मा एफ एक्स जोड़ करके आएगा, सिग्मा एफ 25 है, सिग्मा एफ एक्स जो जोड़ करके आएगा उसका इसका भाग दे दीजिएगा, वही इसका समांतर माध्य हो जाएगा। आपकी परीक्षा में यही पूछा जाने वाला है। ठीक है, ना बहुलक से कोई सवाल आएगा, ना कोई माध्यिका से सवाल आएगा, क्योंकि एक नॉर्मल सा आएगा समांतर माध्य वर्गीकृत आंकड़ों का ज्ञात करने के लिए, या तो कोई 4, 5, 10, 15 संख्याएं दी गई है, उसका कहेगा समांतर माध्य, तो पदों का योग बटे पदों की संख्या से निकाल देना। ठीक, और आपसे एक छोटा सा पॉइंट बहुविकल्पी में पूछ सकता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में क्या क्या आता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में क्या क्या आता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में हम क्या क्या लाते हैं, ध्यान रखिएगा। माध्य, माध्यिका और बहुलक, माध्य, माध्यिका और बहुलक, यह जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में आता है। ठीक है, माध्य, माध्यिका और बहुलक यह जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में आता है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बस इतने ही चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, और अगर कोई चीज़ पूछी जाएगी तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। ठीक है, एक जो है निश्चित तौर पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बहुलक, वैसे आएगा नहीं। ठीक है, आएगा नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा, आएगा नहीं। ठीक है भैया, जैसे एक सवाल देख लीजिए, एक सवाल ये सीआरटी में दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, 3, 5, 6 और ए, 3, 5, 6 और ए का माध्य 5 है, तो ए का मान बताइए, ए का मान बताइए, ये पूछा गया आपसे। तो 3 धन 5 धन 6 धन ए बटे 1, 2, 3, 4 बराबर 5। ठीक है, तो 4 पचे 20 हो जाएगा। 5, 3, 8, 6, 14 प्लस ए बराबर 4 पचे 20। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि जल्दी जल्दी आपको समझना है। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 - 14 मतलब 6 आ जाएगा। इतना तो आप सभी लोग जानते हैं ना। मतलब ए जो दिया गया है, ए को भी इसमें ऐड कर लेंगे। संख्याएं के समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। 3, 5, 6 प्लस ए बटे 4 कर लेना भाई। ठीक, चलिए आगे मैं आपको एक छोटा सा चैप्टर है। चैप्टर क्या है? घन और घनाभ। घन है और घनाभ है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 2-3 पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहली बात, ये जो घन होता है और घनाभ होता है, इसमें अंतर क्या होता है? लास्ट में बता रहा हूं। उसके बाद मैं वृत्त को आपसे कहूंगा कि वृत्त को आपको पढ़ लेना है। घन देखिए, घन जो होता है उसकी चारों भुजाएं वर्गाकार होती हैं। मतलब आप सभी लोग जानते हैं एक घन घनाभ में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं ना। इसकी जो फलकें होती हैं, फलक मतलब क्या भाई? जैसे एक कमरे में खड़े हो, एक पलक नीचे, एक थी ऊपर, एक 2 हो गया, 4 दीवार हो गया, 6 फलक, उसी को फलक कहते हैं। ठीक, तो इसकी भुजाएं जो है बराबर होती हैं। भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर। विमाएं कह दूँ, भुजाएं नहीं भाई, विमाएं का मतलब क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होती है। ठीक, इसकी विमाएं घनाभ में बराबर नहीं होती है।
इसकी जो लंबाई होगी चौड़ाई होगी घनाभ में अलग अलग होता है। घनाभ ऐसे होता है भाई, ऐसे, और घन जो है ऐसे होता है। घन की जो विमाएँ होती हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबकी बराबर होती है। तो घन का जो आयतन होता है मित्रों कितना होता है 6⁻³ और घनाभ का जो आयतन होता क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, घन का आयतन 6⁻³ घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ का जो है संपूर्ण पृष्ठ अगर आपसे पूछा जाए, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, आपसे एक क्वेश्चन 100% आता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। घनाभ का मित्रों संपूर्ण पृष्ठ जो होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, यह जो है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ अगर आपसे कहे तो 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। और अगर घन का संपूर्ण पृष्ठ आपसे पूछे, क्योंकि आपके DLED में मात्र यही 2 क्वेश्चन है, घन का संपूर्ण पृष्ठ अगर आपसे पूछे, संपूर्ण पृष्ठ अगर आपसे पूछे, इसका हो जाएगा 6⁻²। ये 6⁻³ नहीं, आयतन जो है 1⁻³ केवल होगा। ठीक है, घन का जो आयतन होगा वो केवल 1⁻³ होगा, भुजा की घात 3, और इसका जो संपूर्ण पृष्ठ होगा 6⁻² होगा। इसका जो आयतन होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होगा। इसका जो संपूर्ण पृष्ठ होगा 2LB प्लस BH प्लस HL होगा। ठीक है, इसे आप सही कर लीजिएगा, मैं धोखे में लिख दिया 1⁻³ ही होता है, 6⁻³ नहीं होता है। ठीक है, वैसे कल मैं जो क्विक रिवीजन वाला मैंने वीडियो बनाया था उसमें क्या हो गया था जानते हैं, उसमें जो है मैंने एक सवाल गलत कर दिया था, बच्चे कह रहे थे आप बोल सही रहे लेकिन लगा गलत रहे। चलिए इसकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये सवाल आपकी परीक्षा में आने वाला है, इसके बाहर कोई, हाँ एक चीज़ आप छोटी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? ध्यान रखनी है कि जब भी आप आयतन निकालिएगा, जब भी आप आयतन निकालें तो मात्रक बराबर होने चाहिए, तो मात्रक बराबर होने चाहिए, जैसे मात्रक बराबर होने चाहिए। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, नहीं तो आप उत्तर गलत आएगा। आज एक बच्ची का उत्तर गलत आ रहा है, बार बार हमारे पास मैसेज, सर उत्तर गलत आ रहा है, क्योंकि आपने जो है मात्रक बराबर किया ही नहीं। तो मात्रक अगर पूरा सेंटीमीटर में है, तीनों मात्रक सेंटीमीटर में होने चाहिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबकी। ठीक है, और अगर आपके मात्रक मीटर में है तो तीनों मात्रक मीटर में होने चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो लास्ट वाला चैप्टर है, आपसे कहा गया है वृत्त। ठीक है, इस वृत्त को मैं इस मैराथन या क्विक रिवीजन में शामिल नहीं कर रहा हूं। इस वृत्त को मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग वृत्त वाले चैप्टर को अच्छे से पूरी ईमानदारी से, हमारे 3 वीडियोज पड़े हुए हैं, मैं इसी प्लेलिस्ट में शामिल करवा दूंगा। क्विक रिवीजन की 2 वीडियोज गई थी, आज तीसरी वीडियो है, और 2 वीडियो मैं क्विक रिवीजन के तौर पे वृत्त को भी शामिल करूंगा, क्योंकि वृत्त में भी मैं पूरे डिटेल में पढ़ाया हूं और वृत्त को डिटेल में ही पढ़ने की आवश्यकता है। इस वजह से 5 वीडियो मैं पूरी तरीके से क्विक रिवीजन के नाम से प्लेलिस्ट बना करके खत्म करता हूं। ठीक है, कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। क्विक रिवीजन कैसा लगा इसे भी आप जरूर बताइएगा। मेरा उद्देश्य केवल यही है कि आप सभी लोग समझ लीजिए कि DLED के सेमेस्टर एग्जाम में क्या है, कुछ भी नहीं है, बस यही है जो मैंने 2-3 वीडियो में पढ़ा दिया, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप सवालों के ऊपर जितना प्रैक्टिस करेंगे वह आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, लास्ट में आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल में निकलेगा। न हो मायूस न घबराई अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।